जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक ऐसा मुद्दा आज की चर्चा का हिस्सा है जो पूरे ही कॉन्टिनेंट की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको हिलाकर रख रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बार फिर से बांग्लादेश की जो सियासी सशक्तता है उसके बीच एक ऐसा कंट्रोवर्शियल खेल खेलने की तैयारी की है। और जो नजर आ रहा है कि वहां की जो फरवरी 12 को जो चुनाव होने वाले हैं उसके पहले अमेरिका ने बांग्लादेश के सबसे बड़े और इस्लामिस्ट पार्टी जो है जमात इस्लामी उसके साथ नजदीक होने का संकेत दिया है। वो पार्टी जो पहले बैन भी हो चुकी है और अब वो जिसके ऊपर 1971 के वॉर क्राइम्स के आरोप भी हैं। और ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक आउटरीच नहीं बल्कि एक जो जियो स्ट्रेटेजिक गैम्बिट है। वो यूएस इंडिया रिलेशन, बांग्लादेश की सेक्युलर जो ट्रेडिशंस है और जो रिलीजियस जो रीजनल बैलेंस है उस सब को हिलाने का जो दम है वो रखता है। तो ये जो यूनाइटेड स्टेट करना चाह रहा है इसके पीछे क्या कुछ है, इसको आज की चर्चा का हिस्सा बनाएंगे। मेरे साथ मौजूद है नाजिया। नाजिया को आप सब जानते हैं। नाजिया, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय हिंद, नमस्कार अंबर जी। नमस्कार आज हम नाजिया दोनों जी। ये आज आखिर पहले पहले मैं ये बोलूंगी, आज हम दोनों बहुत कलरफुल दिख रहे हैं। आज आज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कलरफुल हो गया फाइनली। हाँ जी। तो ये बहुत सबसे बड़ी जो शुरुआत तो यही है, अच्छी खबर। लेकिन आखिर जो यूनाइटेड स्टेट है वो किसको जो ये क्या करना चाह रहा है, जो डेमोक्रेसी प्रमोशन कहकर जमात इस्लामी जैसी पार्टी के साथ ओपन एंगेजमेंट करने का सिग्नल दे रहा है। क्या कहना चाहिए इसको कि जो बांग्लादेश का सेक्युलर लेगेसी जो सपोजिटली थी उसके साथ एक धोखा नहीं है, जो कुछ हो रहा है उसके बीच में ये सब होना, कैसे देख रही हैं आप नाजिया? US wants friendship with Jamaat-e-Islami, with a terrorist group, with a terrorist organization इन बांग्लादेश। अब यूनाइटेड स्टेट जो कभी इस बात के लिए माना जाता था कि वो पाकिस्तान के हलक में घुस करके उसने उसामा बिन लादेन को वो लेकर के आया था और बॉडी तक नहीं दिया था और उसने पानी में डिप कर दिया था। बैरक ओबामा के समय में जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, यूएस की तरफ से ओपन पैगाम दिया जाता था, ओपन चैलेंज दिया जाता था कि वो टेररिज्म और टेररिस्ट को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे बल्कि उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। मुझे याद है कि कई बार अनकाउंटेबल टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप ने भी टेररिस्ट और टेररिज्म के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं। लेकिन अभी समझना ये पड़ेगा कि आखिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां पर अभी सबसे बड़े जो व्यक्ति हैं जिनकी लीडरशिप में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चल रहा है, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। आखिर अचानक से ये हृदय परिवर्तन डोनाल्ड ट्रंप का दिखाई क्यों दे रहा है? अचानक से वो मुल्ला मुनीर को बैठा करके डिनर कराता है, अचानक से वो शहबाज शरीफ के साथ बैठ करके वो ओ माय गॉड गाजा के और फ़लस्तीन के पीस के लिए वो बात करता है, इज़ दिस काइंड ऑफ जोक आई थिंक। और वो भी पाकिस्तान को बिठा करके। उसके बाद फिर वो कंटिन्यूअसली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वज़ीर-ए-आज़म से वो मिलता है डोनाल्ड ट्रंप। और हर चीज़ों में जहाँ पर भी वॉर होते हैं, यूक्रेन रशिया के वॉर होते हैं, इज़राइल और फ़लस्तीन के वॉर होते हैं, वो हर एक वॉर में ऑपरेशन सिंदूर होता है, हर किसी में वो झूठ का अपना टांग घुसाने का की कोशिश करता है। लेकिन आखिर ट्रंप इतना बायस्ड स्टेटमेंट या इतना बायस्ड एक्टिविटी कर क्यों रहा है, ये जानना है। उसके बाद फिर मैं जमात इस्लामी पर आऊंगी। एक्चुअली में इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे एंटायर वर्ल्ड में इस चीज को मानना पड़ेगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अकेला कंट्री है जो डीजीपी और इकोनॉमिकल पावर को बूस्ट अप करता है पूरी दुनिया को। हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, किसी कतई इनकार नहीं कर सकते। द सेकेंड थिंग इज कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री जो फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। बिटकॉइन पर काम करना तो यूनाइटेड स्टेट, अगर आपको जियोपॉलिटिकल डायस्पोरा देखना है तो यूनाइटेड स्टेट, अगर आपको जियोपॉलिटिकल बायलैटरल रिलेशन देखना है तो फाइन और ब्राइट और शाइन है यूनाइटेड स्टेट। अगर आपको किसी समिट में देखना है तो हमेशा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही लीड करता है। अगर हम जियोपॉलिटिकल कॉम्बैट पे जाते हैं
तो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ही बहुत ही प्रिविलेज दिया जाता है और बहुत ही ज्यादा आगे फ्रंट फुट पे बिठाया जाता है। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो डायलॉग्स होते हैं और उसके जो स्टेटमेंट्स और उसके जो गैजेट्स होते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। G7 की हम बात करें तो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सिग्नेचर लगते हैं अगर G7 ग्रुप में किसी को लिया जाना है या किसी को निकाला जाना है। तो इस चीज से डिनाई नहीं किया जा सकता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत वैल्यूबल, अवेलेबल नहीं, वैल्यूबल अपना पोर्टफोलियो रखता है। लेकिन आखिर इतना बड़ा पोर्टफोलियो रखने वाला जो लीडर है, जो पूरे ब्रह्मांड को लीड कर रहा है और कर सकता है और बड़े बड़े डायस्पोरा पर करता है, तो वो इतना बायस स्टेटमेंट और टेररिज्म, छोटे मोटे टुच्चे मुच्चे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को वो समर्थन दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये है बहुत वैलिड पॉइंट, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में डोनाल्ड ट्रंप को अगर कोई बीट कर सकता है नोबेल प्राइज के लिए तो वो है भारत के नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और हम भारत के प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है मोदी जी, उनका इम्प्रेशन और उनका जो कैरिज्मेटिक जो अपीयरेंस होता है और उनके जो सजेशंस अदर कंट्रीज के होते हैं या उनके जो डायलॉग्स और स्टेटमेंट अदर कंट्रीज में डिलीवर्ड होते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को नोबेल प्राइज की तरफ आगे लेकर के जा रहा है। यही रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप एक अनवांटेड, एक साइलेंट वॉर वो इंडिया प्राइम मिनिस्टर के साथ कर रहा है और नोबेल प्राइज की होड़ में वो आगे इतनी बुरी दिशा में दौड़ रहा है कि आने वाले वक्त में दोबारा शायद डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में वो आईफल टावर वगैरह वाला जो घटना है, भगवान ना करे कि वो देखने को मिले। पर जिस हिसाब से वो टेररिस्ट और टेररिज्म्स को वो रोटी और बोटी देने का काम किए हैं और अपना विसल ब्लोअर बनाने का काम किए हैं और अपना विसल डॉग बनाने का काम किए हैं, तो ये जो है ये अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आएंगे। ये जमाते इस्लामी है, वो शहबाज शरीफ है, वो मुल्ला मुनीर है, वो अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आएंगे और वो शरिया और इस्लाम के खिलाफ कभी काम नहीं करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ये ना भूलें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो एक क्रिश्चियन कंट्री है और इस्लाम के हिसाब से क्रिश्चियंस भी काफिर ही होते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन जो होते हैं वो प्रॉफिट ईसा मसीह को अल्लाह का बेटा मानते हैं और यही मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि बीबी मरियम के साथ अल्लाह सुब्हान ने कोई ऐसा इंटीमेट रिलेशन नहीं किया जो अल्लाह का बेटा उसको कहा जाए। तो ये जो क्लैश है, ये क्लैश कभी नहीं हटने वाला है मुसलमानों के दिमाग से। अब आते हैं जमाते इस्लामी पर। प्रेसिडेंट कौन है? शफीकुर रहमान है और शफीकुर रहमान ने आज अभी से सिर्फ 9 घंटे पहले एक स्टेटमेंट दिया है। जब ये यूनाइटेड स्टेट के स्पोक पर्सन जो है मोनिका शाही के साथ जब उनका कॉन्वर्सेशन और कन्फ्रंटेशन वायरल हुआ एक दरवाजा बंद के भीतर, और जैसे ही वो वायरल हुआ उन्होंने 9 घंटे पहले अपना स्टेटमेंट दिया और कहा कि इंडिया का डिप्लोमेट भी आकर के मेरे से बात किया था और उसने उस चीज को बाहर निकालने से मना किया था। हालांकि इंडिया डिप्लोमेट ने अभी 7 घंटा पहले अपने स्टेटमेंट को डिलीवर किया और उन्होंने कहा है कि वो झूठ बोल रहा है और जिसका कोई प्रूफ अगर वो देना चाहे तो वो दे सकता है और उसके बाद हम कन्फ्रंट ओपन एयर में करने को तैयार है। ठीक वैसे ही जैसे फ्रांस में हुआ था और डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि चलो ओपन एयर बात करते हैं, ओपन ग्राउंड में बात करते हैं, और फ्रांस ने बैकफुट किया था। ठीक वैसे ही अभी शफीकुर रहमान जो जमात इस्लामी का प्रेसिडेंट है वो बैकफुट कर रहा है अपने ही दिए हुए स्टेटमेंट से, जो 9 घंटे पहले स्टेटमेंट दिया था। अब आती है बात कि एक ऐसा जमात इस्लामी जो टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, एक ऐसा जमात इस्लामी का लीडर जो 1971 में जब पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकल रहा था और बन रहा था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमारे भारत देश की सेना की मदद से, तब इसी शफीकुर रहमान के पूरे काफिले और कबीले ने लाखों लाख बांग्लादेशियों को मौत की नींद सुलाई थी। और जिसको 2009 में जब शेख हसीना दोबारा पावर में आई थी और उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश उन्होंने शपथ लिया था, तो उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन भी करवाया था, जबकि इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन पहले पाकिस्तान ने भी कर रखा है, शेख हसीना से पहले पाकिस्तान ने भी कर रखा है।
तो आज जिस हिसाब से मोहम्मद यूनुस डबल वॉर खेल रहा है, ये जो शफीकुर रहमान है, ये टू वॉर थ्योरी चल रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। जैसे पाकिस्तान अफगान और इंडिया दोनों से लड़ रहा है, उसी तरीके से ये मोहम्मद यूनुस से भी लड़ रहा है और ये शेख हसीना से भी लड़ रहा है, और जमाते इस्लामी का अपना एक पूरा का पूरा सरकार लेकर के आना चाहता है। और 9 घंटे पहले जो उसने अपना स्टेटमेंट दिया है, उसमें शफीकुर रहमान जो प्रेसिडेंट है जमाते इस्लामी का, उसने कहा है कि वो एक प्रॉपर शरिया गवर्नमेंट लेकर के आना चाहता है, वो एक प्रॉपर इस्लामिक गवर्नमेंट लेकर के आना चाहता है, जहां पर किसी का भी इंटरफेरेंस हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, किसी भी चीज को हम नहीं मानेंगे एक्सेप्ट शरिया के, क्योंकि ये प्रॉपर इस्लामिक कंट्री है बांग्लादेश, और इस्लामिक कंट्री में किसी भी तरीके का कोई भी कानून नहीं चल सकता है एक्सेप्ट शरिया के। अब ये जो इंडिकेशन है शरिया का, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझना है कि जैसे पाकिस्तान, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अपना कानून है, लेकिन वो कानून कभी नहीं माना जाता है। इवन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी हिंदू को या किसी शिया को या किसी वहाबी को या किसी सिख को अगर बेल दे दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, तो उस जज की हत्या कर दी जाती है और वहां के पुलिस ही करते हैं मर्डर। और वो कहते हैं कि शरिया बिना माने उसने कॉन्स्टिट्यूशन उठा करके बेल दे दिया। कानून चलता कहाँ है? कानून किसको मानना है? शरिया मानना है। और ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं, इनको बेल वेल नहीं मिलता है। तो उसी तरीके से ठीक पाकिस्तान का डॉपलगैंगर हमें दिखाई देगा बांग्लादेश। और अब आप सोचो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों हाथ में हाथ मिला करके आपस में काम करेगा, और फंडिंग कौन करेगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फंडिंग करेगा। अब एक बात आती है जो इस्लाम के हिसाब से मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं और आप दोनों मुसलमान हैं, और विडंबना है, और मुझे ऐसा लगता है, आपका मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि जो कुरान मैंने पढ़ा है वही कुरान मुल्ला मुनीर ने पढ़ा है, वही कुरान शहबाज शरीफ ने पढ़ा है, वही कुरान हाफिज सईद ने पढ़ा है, वही कुरान दाऊद इब्राहिम ने पढ़ा है, वही कुरान ये शफीकुर रहमान जमाते इस्लामी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट भी पढ़ा है। तो कुरान के हिसाब से शिया तो हमारा दोस्त कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन एग्जैक्टली कुरान के हिसाब से क्रिश्चियंस हमारा दोस्त कभी हो ही नहीं सकता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की दोस्ती ईरान से कैसे हो गई फंडिंग के लिए, और बांग्लादेश की दोस्ती एक क्रिश्चियन कंट्री से कैसे हो गई फंडिंग के लिए। मतलब बाप बड़ा ना भैया, इस्लाम बड़ा ना मोहम्मद, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। आप एक तरफ क्रिश्चियन को आप कह नहीं रहे हो कि तौरा भी अल्लाह की अल्हामी किताब है और बाइबल भी अल्लाह की अल्हामी किताब है, और हम मुसलमान तौरा पढ़े, ज़बूर पढ़े, इंजील पढ़े, बाइबल पढ़े, कुरान पढ़े, इट्स ऑल आर इक्वल फॉर अस, क्योंकि ये चारों की चारों पांचों किताबें जो है वो अल्लाह ने लिखी हैं, और ये पांचों किताबें हमारे लिए हॉली बुक है। आप इसको डिस्क्रिमिनेट करते हो, आप इसमें वैलिडेशन ढूंढते हो, और उसके बाद फिर आप इसको डिवाइड करते हो, और उसके बाद जब आपको फंडिंग की जरूरत होती है तो आप आराम से पाकिस्तान ईरान से फंडिंग भी कर लेता है, और बांग्लादेश आराम से डोनाल्ड ट्रंप से फंडिंग भी ले लेता है। तो आप कैसे बना सकते हो शरई देश? आपके इस शरई देश, आपके इस इस्लामिक देश की नींव ही तो एक क्रिश्चियन के फंडिंग से हो रही है। तो एक भारत को चढ़ाने के लिए, एक हिंदू राष्ट्र को डिमोरलाइज करने के लिए, एक हिंदू राष्ट्र को हराने के लिए अब आप सबके सब एक हो गए हो, और आप हिंदुओं काफिर को आप सही से खत्म करने के लिए, मतलब 72 फिरका आपस में हाथ मिलाया है, क्रिश्चियन भी आपस में हाथ मिलाया है, और उसके बाद फिर आप लोग दिखाना चाहते हो कि आपकी ताकत क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो, जब 35-36 पार्टियां हमारे भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जब हम देखते हैं कि 35-36 पार्टियां एक तरफ हैं और भाजपा एक तरफ है, फिर भी भाजपा हर राज्यों में और देश में जीतती चली जा रही है, तो चलो भाई 72 फिरका भी एक हो जाओ, क्रिश्चियन भी एक हो जाओ, अकेला मोदी है और उनके समर्थक हम हैं, फिर भी हम नोबेल प्राइज मोदी जी को दिलवा कर रहेंगे।
आवाज नहीं आ रही है। जी, बोलिए। अब बहुत बेहतरीन नाज़िया आपने विश्लेषण रखा है, लेकिन कई सारी यहाँ पर बिंदु हैं। हम सब जानते हैं कि 1971 वॉर क्राइम्स की जो तारीख है, उसके बावजूद जो जिस पार्टी ने, हम जानते हैं कि आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसके खिलाफ वो थे, और आज उसी जमात के साथ दोस्ती की जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? बड़ी बात है कि स्ट्रेटेजिक गैम्बल के तौर पे देखें, या कहें कि ये एक विज़डम है, स्ट्रेटेजिक विज़डम कहें। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है, न्यूट्रल कहा जाए, क्योंकि वो पिछली पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, शेख हसीना पे कि उन्होंने ये किया, वो किया। जमात-ए-इस्लामी उनको बेहतर लग रही, तो कि न्यूट्रल स्टैंड है अमेरिका का, या फिर ये कहें कि धीरे-धीरे बांग्लादेश में जो इस्लामिस्ट इन्फ्लुएंस है, उसको लेजिटिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसका सीधा असर भारत और बांग्लादेश जो बॉर्डर है या संबंध है, उस पर आता है? It's not Amber gamble, or it's not wisdom for me. मतलब as per my geopolitical knowledge, मैं इसको गैम्बल भी नहीं मानूंगी, मैं इसको विजडम भी नहीं मानूंगी बांग्लादेश का। मैं इसको मानूंगी कि द एंटायर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन आर ओनली ट्राइंग टू क्रिएट and egregious circumstances and egregious situation with their Islamic diabolic mind in India. That's all. Listen, जब मैं और आप बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं, जब मैं और आप बहुत बोल्ड दिखाई देते हैं और बहुत पावरफुल दिखाई देते हैं, तो लोग हमारे कैरेक्टर को असैसिनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे वो हमारे दिमाग को थोड़ा सा उलझा सकते हैं, और जब दिमाग उलझता है और जब हम अपनी व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा सोचने लगते हैं, तो हम अपने फोकस पर अटेंशन बहुत कम देने लगते हैं। तो फिर जो हम बैटल अकम्प्लिश करने के लिए निकलते हैं और जो चीजें, जो मिशन अचीव करने के लिए निकलते हैं, उस पर हमारा रुझान और हमारा अटेंशन जो होता है, हमारा जो एफर्ट होता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि हम अपनी व्यक्तिगत जीवन में ही बहुत उलझ जाते हैं। अब यही सेम मैंने इंडिविजुअल रख करके आपको बताया, अब यही सेम चीज बांग्लादेश पाकिस्तान करना चाह रहा है यूएस की फंडिंग पर। हम सबको पता है कि हमारे भारत में एसआईआर जितना भी काम कर ले, बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल नहीं पाया है। ना बिहार से निकाल पाया है, ना बंगाल से निकाल पाया है, ना दिल्ली से निकाल पाया है। और ये कोई बहुत छोटी सी प्रक्रिया नहीं है कि हम 2 महीने जाकर के बैठे हैं अपना खाता कलम लेकर के, और हम बंगाल से सारा बांग्लादेशी घुसपैठियां निकाल देंगे, और हम 1.5 महीना जाकर के बैठे हैं बिहार में और हम सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल चुके हैं। नो नो, फॉर गॉड सेक, people have to believe me, because आज भी बिहार में पाकिस्तानी सिम कार्ड चल रहे हैं, आज भी पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी सिम कार्ड लोग यूज कर रहे हैं, और उस पाकिस्तानी सिम कार्ड से मुझे और आपको धमकियां भी आती हैं, और टोन उसके बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नहीं होते हैं, उसके टोन बिहारी होते हैं। लेकिन वो मुस्लिम होता है, उसके टोन हिंदी होते हैं, वो बंगाल से बात कर रहा होता है। लेकिन हमारे पास ट्रू कॉलर पर क्या आता है, या साइबर सेल जब उसको चेक करती है तो क्या आता है, ये पाकिस्तान का सिम कार्ड है। अब साइबर सेल कितनी वीक है हमारी, ये मुझे और आपको डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। और आज भी हमारे इंडियन आर्मी सेना के डिप्लोमेट ने, ब्यूरोक्रेट्स ने इस बारे में बात किया है कि हमें अपने साइबर सेल को बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। तो बेसिकली ये बात पाकिस्तान और बांग्लादेश को और यूनाइटेड स्टेट के डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि डोमेस्टिक उलझनों में मोदी को उलझाया जा सकता है, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुजाहिद, मुहाजिर और घुसपैठिया और स्पाई और मुखबिर जब एक्टिव हो जाएंगे, तो मोदी अपने ही देश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलझ करके रह जाएगा। और जो भारत मोदी के लीडरशिप में पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में जो इतना एनहांस कर रहा है, इतना शाइन और ब्राइट कर रहा है, उससे मोदी जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पर आएगा, क्योंकि उसके इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की उलझने बढ़ेंगी। अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर फिर से एक बार। लेट मी टेल यू,
जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आपको याद होगा कि एक जर्नलिस्ट ने बैठ करके पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहा था कि हाफिज सईद ने कहा है कि अगर भारत में रहने वाले अपने मुखबिरों को हम एक्टिव कर दें तो मोदी भारत को नहीं संभाल पाएगा। और हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली लाल किला वाला जो एक्टिविटीज हुई थी, उसके बाद झांगुर पीर जो एक्टिविटी हुई, या कंटिन्यूअसली जो आईएसआई एजेंट और जो पाकिस्तानी एजेंट और टेररिस्ट के एजेंट पंजाब में पुलिस ने जो कुछ वहां पे भी बहुत सारे exactly. और अभी आप देखो कि सारे दिल्ली के सारे कॉर्नर पर कुछ लीफलेट और लेआउट जो है वो चस्पा किया गया है, चिपकाया गया है 26 जनवरी के लिए कि देखो देखो ये सारे टेररिस्ट हैं जो यहाँ पर घुस करके बैठे हुए हैं। तो बेसिकली इनको पता है कि हम मोदी को रोकेंगे सिर्फ एक ही तरीके से कि यूनाइटेड स्टेट हमें बहुत फंडिंग करेगा और हम अपने मुखबिरों को इंजेक्शन मारेंगे, ये लो पैसा, ये लो लौंडियाबाजी करो, ये लोग सब कुछ करो। और यहाँ पर भारत में बहुत सारी ऐसी हुड़दंग वाली और ऐसी जिहाद वाली और ऐसे बम वाली एक्टिविटीज करो जिससे मोदी उलझा हुआ रह जाए। अब अभी आप कल की बात मैं करती हूँ आपको, हम लोगों ने थूक जिहाद, मूत जिहाद और लव जिहाद, गला रेतो जिहाद, लैंड जिहाद सब कुछ देखा था। अब आजकल जिम जिहाद चल रहा है, पार्लर जिहाद चल रहा है। जितने भी ये कटमुल्ले हैं साले, सारे के सारे पार्लर में पेडिक्योर मैनिक्योर करते हैं, सारे मुसलमान हैं। और वहां से लौंडियों को, हिंदू लौंडियों को उठा उठा करके, अब आप सोचो कि हमारी हिंदू बेटियां भी कैसी हैं कि जो उनके पैर के तलवे साफ करता है उससे इनको प्यार हो जाता है। अब आप कल की बात देखो कि कल 9 लड़के अरेस्ट हुए हैं जो 40 से ऊपर लड़कियों को प्यार में फंसा करके रखे हुए थे। और वो क्या करते थे? वो जिम ट्रेनर थे, वो जिम ट्रेनर थे। और जो पर्सनल पीटी रखा जाता है, पर्सनल ट्रेनर रखा जाता है, वो सट करके, वो डिजायर्स एक्टिव करके लड़कियों का, वो उसको जिम भी सिखा रहा था, साथ में मजे भी मार रहा था। और एक जिम ट्रेनर से हमारी हिंदू बेटियों को प्यार भी हो जाता है। तलवा साफ करने से, पैर की एड़ियों के गंदगी साफ करने वाले से प्यार हो जाता है। तो अब तो जिम जिहाद भी चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब बस ऐसा ही हो रहा है क्या? नहीं, इट्स ऑल आर डायबॉलिक स्ट्रैटेजी, इस्लामिक स्ट्रैटेजी। तो जो लोग बोलते हैं ना, मेरे रूहानी मुसलमान दोस्तों, मैं उनको बोलती हूँ कि भैया इस हिंदू से भी बच के रहो। मुझे तो इस हिंदू से भी डर लग रहा है कि कहीं पैंट खोलने के बाद मुझे खतना ना दिखाई दे दे इसका। तो फॉर मी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाई है अमेरिका ने, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत अब वो इंदिरा वाला भारत नहीं है, राजीव वाला भारत नहीं है, नेहरू वाला भारत नहीं है। ये भारत अब सरदार पटेल जी की मानसिकता वाला भारत है, वीर सावरकर जी की मानसिकता वाला भारत है। ये भारत आरएसएस की मानसिकता वाला भारत है। ये भारत जो अब नया भारत है, ये हिंदुत्व और राष्ट्रवाद वाली मानसिकता का भारत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी बहुत ही सतर्क रहते हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये सारे सिचुएशन को बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से, और हमारे जो जेम्स बॉन्ड हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो भी इसको बहुत ही अच्छे और बहुत ही एपिटोम क्विंटेसेंशियल वे में इसको संभाल लेंगे। जी। अच्छा नाज़िया, एक और बात मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहती हूँ, ये कि हम जानते हैं कि जो यूएस है वो भारत और यूएस दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हालांकि ट्रेड में थोड़ा सा हमारा ऑन एंड ऑफ चल रहा है, लेकिन वो सारी चीजें हम उतना वो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बहुत क्लोज और बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है। उसके बावजूद भी जो है वो अमेरिका अपना जो ये साउथ एशिया की बात करते हैं, उस पॉलिसी कैलकुलस में इतना बड़ा जो शिफ्ट है वो क्यों ला रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो इस्लामिस्ट पार्टी है उसको इतना सपोर्ट कर रहा है? क्या ये जो चाइना पाकिस्तान पिवोट है उसका हिस्सा है? क्या इसके पीछे का मकसद है? हाँ, मैं इसको भी एक्सेप्ट करूंगी आपकी इस बात को, एंड यू हैव प्लेस्ड अ वेरी इंटेलिजेंट डेफिनेशन राइट नाउ। जिस हिसाब से अमेरिका अभी
टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन और टेररिज्म काइंड ऑफ टेररिज्म कंट्री पाकिस्तान को जो समर्थन दे रहा है, कहीं न कहीं ये चाइना को एक जवाब भी है। क्योंकि चाइना जिस हिसाब से फैला हुआ है, क्योंकि इस अभी कुछ महीने पहले तक पाकिस्तान जो था वो पालतू कुत्ता था चाइना का। और चाइना जिस हिसाब से इस्लाम की बेइज्जती करता है और पाकिस्तान के अंदर ताकत भी नहीं है उसको कुछ बोलने की, पैसे की वजह से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही वीक पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का पकड़ा है। और पाकिस्तान क्योंकि इस्लामिक देश है और चंदा फितरा ज़कात ये नसों में होता है, इस्लामिक लोगों के नसों में होता है माँगना, तो एक भिखारी को क्या अच्छा नहीं लगेगा कि उसके कटोरे में 2 जगह से भीख मिलेगी? क्योंकि चाइना अचानक से उसकी फंडिंग पूरी तो नहीं रोकेगा। जब हम जियोपॉलिटिकल को बहुत अच्छे से डेटा वाइज़ निकालते हैं, तो चाइना ने पाकिस्तान की फंडिंग कम की है, इरेज़ नहीं की है, खत्म नहीं की है। बिल्कुल से फुल स्टॉप नहीं लगाया है, कम की है। तो पाकिस्तान जैसे भिखारिस्तान को के कटोरे में अगर डबल आ रहा है फंडिंग अमेरिका से भी और चाइना से भी, तो उसके लिए तो वाह-वाही है, उसके लिए तो अच्छा ही है। अब यहाँ पर आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो एक पार्टी जो इस जमात-ए-इस्लामी टेररिज्म ऑर्गेनाइज़ेशन जो अभी कन्वर्ट हो रही है पॉलिटिकल पार्टी में, अब आप सोचो कि कोई मर्डरर होता है, तो वो फिर बाद में नेता बन जाता है और कांग्रेस की इरा में बहुत हुआ। जो रेपिस्ट होता है, वो बाद में नेता बन जाता है। कोई बहुत ही अजीब-सी कोई डूबी हुई नेत्री होती है, वो बाद में नेता बन जाती है। या कोई बहुत ही गंदा अजीब-सा व्यक्ति होता है, वो 2-4 सोशल वर्क के प्रोग्राम करता है, वो नेता बन जाता है। तो ये क्या होता है, अपने कैरेक्टर को थोड़ा-सा बेस्ट करने का तरीका होता है, अपने इमेज को बेटर बनाने का एक तरीका होता है। तो अभी जो ये जमात-ए-इस्लामी टेररिज्म ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट क्यों हुई है? क्योंकि अपने पिछले इतिहास को वो ख़त्म करके एक पॉलिटिकल पार्टी के हिजाब में बैठ कर के करेगी वही, जो वो कर रही थी। क्योंकि उसकी नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। तो करेगी वही जो वो कर रही थी, लेकिन अब एक अच्छा नेता का एक चोगा पहन करके, हिजाब पहन करके करेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि उसने पाकिस्तान और बांग्लादेश के इन लोगों को लेकर के अपने आप को टेररिज्म में बहुत पावरफुल बना लिया है। लेकिन मैं सतर्क ही करना चाहूँगी ट्रंप चचा को कि वो सतर्क हो जाएँ, क्योंकि ये मुसलमान हैं, ये आपसे पैसे ले लेंगे और आपके देश में घुस करके ही आईफिल टावर जैसी कोई और बिल्डिंग फोड़ देंगे और उसके बाद फिर आप कच्छे में घूमते हुए नज़र आएँगे और तब हम सबको ही आपके ऊपर हँसेंगे और फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा काम बढ़ जाएगा कि आपको फिर पाकिस्तान जाना पड़ेगा और आपको उसामा बिन लादेन की तरह उसको ढूँढ करके लेकर आना पड़ेगा और ट्रंप चचा नोबेल प्राइज़ तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, फिर आपको फिर से पिज़्ज़ा का ऐड देना पड़ेगा टीवी पर। और वॉशिंगटन में हम लोग देखेंगे कि पिज़्ज़ा का ऐड हमारे ट्रंप चचा दे रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस नाज़िया आपने यहाँ पर रखी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि जो अमेरिका की तरफ से ये सब नज़र आ रहा है, ये एक नैरेटिव शिफ्ट हम इसको कह सकते हैं, जियोपॉलिटिकल वेजर भी, जो बांग्लादेश के अंदर और उसके बाहर से जो कुछ बदला जा रहा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जमात-ए-इस्लामी के साथ यूएस का जो रिश्ता है, जो मज़बूत होता जा रहा है, ना सिर्फ़ ये बांग्लादेश की सेक्युलर बल्कि जो प्लूरल पॉलिटिक्स पर सवाल यहाँ पर उठाता है क्योंकि हम पूरे रीजन की सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और पूरे साउथ एशिया का जो फ्यूचर डायरेक्शन है, उसको लेकर भी यहाँ पर एक नई जो टेंशन है वो जन्म लेगी क्योंकि जमात इस्लामी का जो इतिहास है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो एक बात पक्की है कि फ़रवरी 12 के पोल्स के बाद जो वोट्स हैं उसका मुकाबला नहीं बल्कि ये कहें कि एक वाइडर वॉर ऑफ नैरेटिव यहाँ पर दिखाई देने वाला है और आगे यहाँ पर जो भी होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। नाज़िया बहुत आपका धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। श्री राम।